हेलो पंपकिंस, वेलकम टू मेरिट होम लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज दी सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, तो सुबह सुबह आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो कुछ रूल्स होंगे लेक्चर देखने से पहले, सिंपल रूल्स है। देखो, पहली बात तो ये लेक्चर आपको इफेक्टिव तब लगेगा या आपके लिए वो हेल्पफुल तभी रहेगा जब आप लोग साइड बाय साइड नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अभी देखो, दिस इज द वीडियो है ना। यूट्यूब पर जब कोई हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस पर पॉज स्टार्ट का ऑप्शन आपको आता है, राइट। तो जब भी आपको लगे कि हाँ, ये मैम जो पढ़ा रही है वो लिखना चाहिए, तो वहां पे पॉज कीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए। आफ्टर द वीडियो आप लोग अगर सारे वीडियो के नोट्स लिखने बैठोगे तो कुछ चीजें मिस हो जाएगी, तो इसलिए साइड बाय साइड क्या कीजिए, नोट्स बनाना चालू कीजिए। तो आपको ये जो वीडियो है और ये जो पूरा सेशन है वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो, और सोना नहीं है, ठीक है, ऐसे सोते सोते मोबाइल ऐसे ऐसे देखना नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली दूर टेबल पर मोबाइल रखो या लैपटॉप पर वीडियो चलाकर चालू करो। चलो, तो सेल, व्हाट इज दिस सेल? The cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. It is the smallest part of the body of an organism capable of independent existence and able to perform the essential functions of our life. तो सेल जैसे पूरी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का जो छोटा सा यूनिट होता है जो हर जगह पे रिपीट होता है और जिससे पूरा बिल्डिंग का फ्रेमवर्क होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है, जो एक बेसिक यूनिट होता है, वो क्या होता है? सेल। तो हर एक सेल क्या होती है? फंक्शनल होती है, और उसकी वजह से पूरे बॉडी को स्ट्रक्चरली क्या मिलता है? एक प्रॉपर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है और द सेकेंड थिंग फंक्शनल भी बना रही, ठीक है। तो सबसे पहले सेल कैसे डिस्कवर हुई इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन नाम की एक फर्म है ना, जहां पर दुनिया में जो भी साइंटिस्ट होते थे उस समय में, तो जो भी नए नए रिसर्च आते थे वो सारे लोग, अपने साइंटिस्ट जो है वो सारे अपने रिसर्च रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेज देते थे, ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन क्या करती थी? उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ती थी, क्या वो सही है या गलत है, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, और फिर उसके बाद वो जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होता था पूरे वर्ल्ड में, या जितना भी उनका एरिया है, जहां तक उनका रीच है वहां तक वो पब्लिश होता था, ठीक है। चलो, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनविक, अभी इसने क्या बनाया? पहला माइक्रोस्कोप बनाया, जिसको ही हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्यों सिंपल बोलते हैं? क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक ही लेंस का क्या किया था? यूज किया था, इसलिए हम लोग इसको सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से जाना जाता है। ओके, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनविक जो था वो साइंटिस्ट नहीं था, ठीक है। नो फॉर्मल साइंटिफिक एजुकेशन उसका बैकग्राउंड था, कि वो किसी भी साइंटिफिक फील्ड से बिलोंग नहीं करता था। वो क्या था? एक डच मर्चेंट था, मतलब कपड़ों का व्यापारी था। तो उसको ना इंटरेस्ट था किसमें? लेंसेस में। तो लेंसेस पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया कि अभी उसने लेंस बना ली थी, तो लेंस में वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को, आजू बाजू में जितनी भी चीज है उसको देखना चालू कर दिया, ठीक है। अभी ऐसे ही करते करते उसने एक माइक्रोस्कोप बना दिया, जिसको ही हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप नाम से बुलाते हैं। ओके, उसमें जो पहले उसने सेल देखी थी वो क्या थी? लिविंग सेल थी। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, आपको सबको पता है कि रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने एक्चुअल में सेल को सेल ऐसा नाम दिया था, है ना। और उसने ये जो सेल ऑब्जर्व की थी वो डेड सेल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनविक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया था, उसने भी सेल क्या की थी? देखी थी, लेकिन ही वॉज नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। तो उसने उस पर कोई रिसर्च किया क्या? नहीं। तो उसने क्या किया? उसने उसकी तरफ से जितने भी उसको ऑर्गेनिजम्स दिखे उसके डायग्राम्स बनाया और वो सेंड किए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को। तो उसके बाद में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक ने दो लेंसेस की हेल्प से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अभी द डिफरेंसेस देखो,
वन लेंस अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग दो लेंसेस यूज कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चीजें क्लियर दिखाई देनी लगेगी। ओके, सो इसने एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक भी इसकी पब्लिश्ड है, जिसमें इसने जो जो चीजें ऑब्जर्व की थी उसको क्या किया है, उसके जो डायग्राम या फोटोग्राफ्स बनाकर उस किताब में डाल दिया। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी सबसे पहले, वो कौन सी सेल थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या वो सेल लिविंग थी या वो सेल डेड थी। तो वो सेल क्या थी, डेड थी। और किसके सेल्स थे वो, द सेल्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम दी कॉर्क। तो जो बॉटल के ऊपर कॉर्क प्रेजेंट रहता था, उसने वहां से वो सेल्स को क्या किया था, आइसोलेट किया था, स्टेन करके उसने उसको ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। अभी जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया तो उसको क्या दिखाई दिए, उसको छोटे छोटे रूम्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिसको उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, चलो, तो हियर इज द हिस्ट्री ऑफ द सेल। 1665 में साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, जिसने ऑब्जर्व किया अ थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कॉर्क एंड डिस्कवर दी सेल। तो ये पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन सेल को देखा पहले किसने था, एंटोन वॉन ल्यूवेनिक। देखो, इसके आ जाने से उसका इंपॉर्टेंस कम होगा क्या, नहीं होगा। उसने भी ऑब्जर्व की थी सेल्स, लेकिन एज वी नो कि उसका साइंस बैकग्राउंड नहीं था, इसकी वजह से वो क्या कर नहीं पाया, उसको वेल डिफाइंड नहीं कर पाया लोगों के सामने। चल, उसके बाद सेल की थ्योरी आती है। तो दो साइंटिस्ट थे, श्वान एंड शेल्डन। ये दो साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी प्रपोज की थी। वो सेल थ्योरी के सेंटेंसेस थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो पहली बात थी। ओके, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस आए। ठीक है, जो तो रुडोल्फ विर्शो नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने इसमें क्या किया, और एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया सेल थ्योरी में। क्या कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो, आप लोग लैब में कितने भी पैसे से सेल बनाने की कोशिश कर लो केमिकली, ठीक है, सिंथेटिकली, आप लोग वो नहीं बना सकते फंक्शनल सेल। क्यों, क्योंकि सेल को फंक्शनल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड करने वाले। जब हम लोग अभी आगे जाके ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले, तो ऑर्गेनल्स में हमें और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा कि सेल सिंथेसाइज करना कितना ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर हमें कोई नई सेल बनानी है तो एटलीस्ट हमको पेरेंट सेल तो लगती है उसके लिए। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल लगेगी। हाँ, हम उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कुछ जीन्स वगैरह गड़बड़ करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई नई सेल हम लोग नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने एक सेंटेंस दिया कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नई सेल बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पेरेंट सेल होगी, उससे वो बनी हुई है। आगे जाके हम लोग सेल डिवीजन भी देखने वाले कि कैसे एक सेल से दो सेल्स बनती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉडर्न सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी लिखे हैं। राइट, पॉज करो वीडियो और राइट डाउन दिस पोस्टुलेट्स इन योर बुक। चलो, ठीक है, तो आगे बढ़ते। देखो, अभी हम लोग सेल के वेरिएशंस के बारे में देखेंगे कि सेल का नंबर, सेल की साइज कैसे कैसे वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेल्स वेरी इन नंबर, साइज एंड शेप। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सपोज मैं ह्यूमन हूं तो मुझ में इतनी सेल्स है, तो डॉग में, कैट्स में भी उतनी ही सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उतनी ही सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, सेल्स का नंबर वेरी हो सकता है। इवन हमारे पास तो सिंगल सेल क्या है, ऑर्गेनिजम्स भी है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, फिर उसके बाद फ्यू सेल्स मतलब कुछ सेल्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर में ही, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज एन एग्जांपल ऑफ अलगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ह्यूमन बीइंग, हम में खुद में बिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल का नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, जैसे बच्चों का भी होता है ना कि आपकी सारों के जो दिमाग है वो एक जैसे चलते हैं क्या, नहीं, सब में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता है। कुछ बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने में 10 मिनट लग सकते हैं, कुछ बच्चों को एक टॉपिक पढ़ने के लिए 20 मिनट लग सकते हैं। वैसे ही नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सेल का जो नंबर होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। चलो, तो सेकंड है साइज का।
ओके, वेरिएशन इन साइज। देखो, सेल की जो साइज है वो स्मॉल भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, लार्जेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। अभी ये जो साइज है ना, बेसिकली ये साइज डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बट और एक डिपेंडेंसी है क्या, कि वो फंक्शन क्या कर रही है। देखो, जैसे स्मॉलेस्ट सेल हम लोग बैक्टीरिया को बोलते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की नर्व सेल, एंड लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देखो, तो अभी बैक्टीरिया तो मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना। उनकी सेल साइज जो है वो अबाउट 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है। तो इतनी छोटी सेल साइज क्यों है? क्योंकि उसका जो पूरा है वो मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम प्रोकारियोटिक्स देखेंगे तो प्रोकारियोटिक्स पढ़ते हुए हमें समझ में आएगा कि क्यों बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इतने सारे ऑर्गेनल्स नहीं है। तो अगर कोई अंदर अगर खाली रखनी है रूम, तो रूम को छोटा बना दो। तो वैसे ही सेल के अंदर अगर बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं है तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा ही रहेगा। तो इसलिए बैक्टीरिया की जो सेल है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है। देखो, हमारे बॉडी में ही नर्व सेल जो है वो कंसिडर की जाती है एज द लॉन्गेस्ट सेल, क्योंकि जितना सेल का क्या बोल सकते हैं, लेंथ ज्यादा होगी उतने ही इंपल्सेस इफिशिएंटली क्या होंगे, कैरी होंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज लार्जेस्ट सेल, मतलब पूरा ओवरऑल एरिया अगर लार्ज है कोई सेल का तो उसका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, ठीक, ऑस्ट्रिच का एग। चलो, तो वेरिएशन इन शेप। अभी टिश्यूज नाम का भी एक चैप्टर है जो सेल के बाद ही हम लोग सीखने वाले हैं। तो उस चैप्टर में भी हमें देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे अलग अलग टिश्यू हम लोग सीखेंगे, हर एक का जो शेप होता है वो क्या होता है, वेरी होता है। अभी शेप जो है वो वेरी क्यों करता है? सिमिलर, सेम है एकदम इसका और इसका लॉजिक, कि फंक्शन जैसा होगा उसका ही क्या होगा, अकॉर्डिंगली और रिस्पेक्टिवली उसका शेप होगा, ठीक है। चल, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेल्स जो है हर ऑर्गेनिज्म में अलग नंबर में प्रेजेंट हो सकती है, उनका अलग साइज हो सकता है और अलग शेप्स भी प्रेजेंट रहते हैं। हमारी खुद के ह्यूमन बॉडी में अलग अलग शेप्स के और साइजेस के सेल्स प्रेजेंट है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखो, प्रोकैरियोट को एकदम क्या बोलते हैं हम लोग, इजी ट्रिक कि कैसे याद रखें। प्रो प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रोटीन्स में भी जो प्रो आता है ना, वो प्रो क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना। प्रोटीन्स बहुत पहले डिस्कवर हुए थे और बहुत प्रिमिटिव है। ऐसे ही ये जो प्रो है प्रोकैरियोटिक में से, वो प्रो क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज इट सजेस्ट द वर्ड प्रिमिटिव। ओके, यहाँ पे ये जो प्रोकैरियोटिक की पूरी सेल है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका एक डाउट होता है हमेशा कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखो, न्यूक्लियस मतलब क्या, क्या होता है न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ मटेरियल क्या होता है, बाउंड किया होता है, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में बस ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हेंस यहाँ पे हमने लिखा है कि द न्यूक्लियस इज एब्सेंट और नॉट ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे बीच में हमें जेनेटिक मटेरियल दिखाई देता है, प्लस उसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब डीएनए है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और बैक्टीरिया भी, ये जो सेल है इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल भी प्रोटीन्स बनाएगी अलग से, ठीक है। चलो, ओके, अभी डीएनए कैसा होता है, डीएनए की जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो कैसे होते हैं। ओके, the DNA is circular, single chromosomes, naked, not associated with the हिस्टोन्स। अभी ये थोड़ा सा जरा एडवांस्ड है। हिस्टोन्स नाम के एक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारा इतना जो बड़ा डीएनए रहता है 2 मीटर्स लॉन्ग, उसको कॉइल्ड करके क्या करते हैं, वाइंड करके प्रॉपरली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रख देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए का साइज है वो क्या है, बहुत छोटा है। ओके,
नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे हिस्टोन्स प्रोटीन्स इसकी वजह से एब्सेंट है, ओके, और ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रहता है, ओके। अभी यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं। देखो यूकैरियोट्स में हमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है, डीएनए कॉइल्ड है और विद हिस्टोन्स प्रोटीन वो कॉइल किया गया है, ओके। सेल साइज छोटी होती है फ्रॉम 1 to 10 म्यू माइक्रोमीटर्स, यहाँ पे लार्जर होती है सेल साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। अभी माइक्रोमीटर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा यहाँ पे। अभी माइक्रोमीटर्स, ये माइक्रो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई कंसेप्ट है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, मतलब 0.00000 एकदम 5 जीरो और 1 लगाओगे तो उतनी साइज क्या होती है हमारे ये सेल्स की होती है, ठीक है। तो सेल्स जो है, सेल स्ट्रक्चर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर सेल को ऑब्जर्व करना है या फिर उसके लिए कुछ स्टडी वगैरह आपको करना है, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, तो आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ही उसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताई थी आपको कि सेल्स में जो मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था न्यूक्लियस का, ये मेम्ब्रेन है। अभी हम लोग न्यूक्लियस आगे पढ़ने ही वाले हैं। दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। ये अंदर वाली जो रहती है इट इज इनर, एक मिनट, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में स्ट्रिक्टली एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम्स नहीं है, कोई भी प्रकार का वैक्यूल्स नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये सारे पाए जाते हैं ना, यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमारी, मतलब हम भी यूकैरियोट्स है, तो हमारी सेल में इसलिए हमें न्यूक्लियस भी मिलता है, ईआर, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, हाँ, लाइसोसोम्स, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में मिलते हैं और जो भी अदर यूकैरियोटिक सेल्स और ऑर्गेनिजम्स है उसमें भी ये पाए जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट थिंग, हाँ, राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम स्ट्रक्चर आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले, लेकिन अभी शॉर्ट में अगर आप लोगों को चाहिए उसके लिए जानकारी, तो देखो राइबोसोम्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। अभी राइबोसोम्स बैक्टीरियाज में भी है और यूकैरियोटिक सेल टाइप में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन द डिफरेंस इज कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं और यूकैरियोट में 80s टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये जो एस है, दिस एच डिनोट्स दी, आपको अगर फर्मेंटेशन के बारे में कुछ पता होगा तो वहां पे आता है एक सेडिमेंटेशन रेशो, तो एस ये सेडिमेंटेशन रेशो शो करता है, ठीक है, ओके। आगे जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही प्राइमरी होता है, दैट इज द बाइनरी फ्यूजन्स। यूकैरियोट में हम लोग माइटोसिस, मियोसिस पढ़ते हैं। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडो, चलो इस वर्ड को थोड़ा सा तोड़ा जाए, देखो पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स मतलब क्या पता है क्या आपको? देखो इसका मतलब है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स को ही हम लोग पेप्टाइड्स बोलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन किसको बोलते हैं फिर? ग्लाइकन्स मतलब कुछ टाइप्स की शुगर्स होती है, उसको हम लोग ग्लाइकन्स बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन्स और शुगर, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। और हमारे यूकैरियोटिक सेल टाइप्स में, प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, फंगाई में काइटिन की होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है स्ट्रिक्टली, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स, हाँ, इसके अभी प्रोकैरियोटिक सेल के तो बता दी आपको एग्जाम्पल्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया के होते हैं, ठीक है, ओके। और यूकैरियोट्स में हम लोग प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा और
एनिमल किंगडम, जो 4 किंगडम आते हैं बाकी के, वो सारे यूकैरियोटिक सेल टाइप को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखो अभी यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है वो सेल की डिस्कवरी, सेल की थ्योरी, बेसिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस जो भी है वो एकदम बेसिक हो गया है ना, बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द सेल। अभी हम लोग चालू करने वाले एकदम टफ टॉपिक, ठीक है। तो एकदम मन लगाकर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी तक अगर सो रहे होंगे तो जाग जाओ, ठीक है। चलो, तो देखो सेल मेम्ब्रेन, उसको ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, विच इज द बाउंड्री ऑफ अ सेल। ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, ठीक है। मैं ये डायग्राम को जूम कर रही हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। चल, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है वो एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चल, तो ये जो अपर पार्ट, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, बीज जैसे स्ट्रक्चर्स, मोतियों जैसे, बीज बहुत फैंसी हो जाएगा वर्ड, तो जो मोतियों जैसे स्ट्रक्चर्स या पेबल जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स है हेड, ठीक है। दिस इज द हेड रीजन ऑफ आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम लोग हेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला रीजन है ना, ऐसे दो इसके पैर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो दो पैर होते हैं इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखो हेड रीजन है, इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक का मीनिंग क्या होता है कि वाटर लविंग स्पीशीज, मतलब इसको बहुत ज्यादा पानी पसंद है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा वाटर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इसका जो टेल रीजन है ये इसके अपोजिटली फंक्शन करता है, मतलब ऐसे भाई बहन नहीं होते जिसका एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी बनती नहीं है, वैसे होते हैं। तो ये जो टेल रीजन है ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अभी हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, कि ये वाटर, मतलब इनकी और वाटर की दुश्मनी रहती, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अंदर की तरफ दिखाई देते, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक अपर, देखो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही है ना, एक अपर यहाँ पे एक लेयर है और यहाँ पे एक लेयर है। इसी वजह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं डबल लेयर, ठीक है। डबल लेयर है किसका, यहाँ पे हमें बीच बीच में अलग अलग क्या दिखाई देने वाले हैं, प्रोटीन्स। तो ये जो दिख रहे हैं ना, वन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, फोर, फाइव, 6 और 7, ये जो भी ऐसे बीच बीच में एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो फुल्ली क्या है, एम्बेडेड है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे अंदर बस घुसने की कोशिश करे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये है इंटीग्रल प्रोटीन्स और ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स और दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो देखो ये फुल्ली सबमर्ज्ड है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरह से घुसे हुए, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ये प्रोटीन्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है, अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ ही बस क्या है, प्रेजेंट है, अंदर मतलब हाफली पार्शली क्या हुए हैं, अंदर गए हैं। चल, अभी देखो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, इस पर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर कोई भी शुगर्स, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे, देखो ये क्या है, ये अंदर की तरफ एक प्रोटीन है जिस पर क्या जुड़ा है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ये जो बीड्स है ना, यहाँ पे अगर आपको कोई भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट अटैच किया हुआ दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर,
तो ये जो पूरा बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखो फॉस्फोलिपिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो ऊपर के जो हेड रीजन्स होते हैं ये फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे के जो चेन्स प्रेजेंट है, टेल्स रीजन्स प्रेजेंट है, ये बेसिकली फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स। और इसको पूरा हम लोग इसी मॉलिक्यूल को लिपिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अभी बाइलेयर कैसे आया, तो ये ऊपर का एक लेयर और नीचे का एक लेयर, इसकी वजह से इसको आ गया नाम बाइलेयर, ठीक है। ओके, अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड को अटैच है तो उसका नाम आएगा ग्लाइकोलिपिड। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अटैच है तो उसका नाम आएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, चल अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं शॉर्टली। कि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को, और सेकेंडली ये कंट्रोल करती है किस चीज को, कि जो भी उसके अंदर मतलब सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है या बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हमें अगर बाहर मतलब कोई देश में बाहर जाना होगा तो हमें क्या लगता है, वीजा लगता है उस कंट्री का, है ना, क्योंकि हम लोग परमिशन मांगते हैं कि क्या हम लोग आपकी एंट्री में एंटर कर सके। तो वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मॉलिक्यूल को एनालाइज करती है। कुछ स्पेसिफिक ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको वो परमिट करती है टू अलाउ थ्रू इट, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका और एक नाम भी है और वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अभी अब तक है ना हमने क्या क्या सीखा है, सेल की बैक स्टोरी जो भी है, बैकग्राउंड है सेल का, किसने डिस्कवर किया, सेल की थेरीज क्या क्या है, वेरिएशन सेल का साइज में, शेप में, नंबर में, वो हमने देख लिया, ठीक है। ओके, और अभी हमने जो सेल ऑर्गेनेल पहला आज पढ़ा है वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया, उसका फंक्शन देख लिया। अगले एपिसोड में, ठीक है, ये हमारा था एपिसोड नंबर 1 ऑफ सेल सीरीज, ठीक है। हम लोग ये सेल जो पूरा चैप्टर है ये अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग सेशंस में कवर करने वाले, ठीक है। अगर आपको एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी तो आप बोर हो जाएंगे और फिर कल से मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो, तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे जहां पर आपका डिटेल में हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज के जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए उसके नोट्स बना लो प्रॉपरली, है ना। ये जो डायग्राम हमने अभी यहाँ पे पढ़ी थी उनमें जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे हर एक का फंक्शनल वगैरह भी देखने वाले हैं अगले नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है। ओके, और हाँ, एक सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है जो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो पम्पकिंस, तो ध्यान से पढ़ो, है ना, ये चैप्टर जो है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो स्टे ट्यून अगला वीडियो आने तक, है ना। और डिले मत करो नोट्स लिखने के लिए, ठीक है। लेजीनेस को अभी थोड़ा सा साइड में रखो, है ना, और पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है। चलो, बाय बाय।